तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर परिचय करा दें आप लोग को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यार स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनेगा इसका वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि डिग्री 2 होनी चाहिए तभी वो क्वाड्रेटिक होगा। डिग्री 2 होनी चाहिए तभी वो क्वाड्रेटिक होगा, और डिग्री 2 होने के लिए a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। कोई वैल्यू हो सकती है बट 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग ये चीज जान रहे होंगे, वेयर a, b, c ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है? सॉरी, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। बट यहाँ पर x क्या है, जो x है या x² है, ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। क्या है? वेरिएबल्स है। कांस्टेंट कह सकते हैं या रियल नंबर भी कह सकते हैं ये। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की गई है। यहाँ पर यार इसकी डिग्री 2 होनी ही चाहिए, बिकॉज अगर a 0 हो जाएगा, ठीक है, तो x² फिर रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू हो जाएगी, और जब 0 हो जाएगी तो डिग्री इसमें किस में आ जाएगी, 1 में आ जाएगी। जैसे ही डिग्री 1 में आ जाएगी फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, फिर ये लीनियर रह जाएगा। इसलिए याद रहे डिग्री 2 होनी चाहिए, और जो x² का कॉफिशिएंट है, ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए। इनकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज में कुछ पॉइंट्स बनते हैं। जैसे पहला, ठीक है, कि पहली प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए कि डिग्री इसकी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए पहली। दूसरी चीज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी, रूट्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये, जो रूट्स होंगे, रूट्स में बी सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और दोनों रूट्स, बोथ रूट्स और रियल हो सकते हैं, और दोनों इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये होगी कि वन रूट्स रियल एंड अदर इमेजिनरी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ अल्फा इज द वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फा एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा जो होगा इज ए फैक्टर बन जाएगा, फैक्टर ऑफ q, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फैक्टर बन जाएगा। ये प्रॉपर्टीज है कुछ, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करेंगे हम जस्ट डिस्क्रिमिनेंट की। तो अगर मैं बोलूं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा यार, सिंपल सी बात है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर a b c ये तो कांस्टेंट है, x² x ये सब क्या है, वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल नहीं दिखा है तो x की पावर 0 समझ लो है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D से। डिस्क्रिमिनेंट को किससे, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है b² माइनस 4ac के इक्वल होता है, b² माइनस 4ac, यानी यही जो होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है। यही क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पर सपोज करो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। यहाँ पर इसको पहले कंपेयर कर लेना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ पर कॉफिशिएंट टर्म है a का 1 और b मिल जाएगा आपको माइनस का 4, c मिल जाएगा आपको 1। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b² माइनस 4ac, ये फार्मूला होगा। -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 कितना हो गया 12। ये d की वैल्यू जो है 12 आई। अब डिस्क्रिमिनेंट में केसेस जो बनती हैं वो ये भी हो सकता है यार कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। एक केस ये भी बनती है, दूसरी केस ये बन सकती है कि लेस देन, चलिए यही के लिख देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये d
ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। किस पर? डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। आगे बात करेंगे रूट्स की। अब किसकी बात कर लेते हैं? रूट्स की। तो रूट्स क्या है, ध्यान दीजिए। पहले तो हम ये करेंगे कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन अगर हो जाता है तो हम पहले फैक्टर से कर लेंगे, और अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, फैक्टराइजेशन से रूट फाइंड कर लेंगे। नहीं हो पाता है तभी हम अप्लाई करते हैं क्या? श्रीधराचार्य। क्या अप्लाई करते हैं? श्रीधराचार्य। तो रूट्स निकालने के लिए श्रीधराचार्य एक ऐसा कह लीजिए कि हथियार है, या रामबाण कह लीजिए, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे आना ही आना है। तो श्रीधराचार्य फार्मूला, STF, श्रीधराचार्य फार्मूला होता क्या है? x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2। ये श्रीधराचार्य का फार्मूला होगा। जैसे कि अभी हमने बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो रूट होंगे, दो से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। तो जब दो से ज्यादा रूट नहीं हो सकते, और ये भी कहा है कि वो दोनों सेम भी हो सकते हैं या दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यही x की वैल्यू जो आएगी वही x की वैल्यू ही रूट्स कहलाएंगी। तो एक यहाँ प्लस के साथ ले सकते हैं, एक बार माइनस के साथ ले सकते हैं। एक रूट प्लस के साथ वाला हो जाएगा, दूसरा रूट माइनस के साथ। तो यहाँ पर रूट्स को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देन अल्फा हो जाएगा माइनस बी प्लस के साथ वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यहाँ पे 2a होता है सॉरी, और बीटा हो जाएगा आपका माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। ये हो गया अल्फा बीटा मिल गया। अब बात ये आती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac इतने पार्ट को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। जब इस पार्ट को हम डिस्क्रिमिनेंट बोल सकते हैं तो यहाँ पर हम डी भी रख सकते हैं, अर्थात हम इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2, और इसको हम राइट कर सकते हैं बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। कैपिटल डी जो है यहाँ पर वो है डिस्क्रिमिनेंट, तो इसको भी लिखा जा सकता है। फिर इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2। ये हो गया सारा, ठीक है। चलिए वो है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली यार दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, या इनका आप नाम और कोई भी दे सकते हैं, बट जनरली आपको एनसीईआरटी में अल्फा बीटा देखने को मिलता है। नाम से फिलहाल कोई मतलब नहीं, जैसे आपका नाम है, ठीक है, काम से मतलब है यहाँ पे। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो है सम ऑफ रूट्स का, सम ऑफ रूट्स, पहले तो ये जान लीजिए सम ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा होगा क्या? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए, एक तो फॉर्मूला ये बनता है। इसी चीज को हम लोग अल्फा प्लस बीटा को माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, फर्स्ट या सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन जो बनेगा वो बनता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, दोनों का प्रोडक्ट। तो अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। इसी चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा जो है वो हो गया है कांस्टेंट टर्म होल अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। बट ये किसके लिए बन रहा है? ए बी सी, जो बी ए बन रहा है वो सारी चीजें मिलेंगी कहाँ से आपको? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में से। यहाँ पर इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप ए बी सी की वैल्यू निकाल पाएंगे। इस पर हम एक एग्जांपल भी करते हैं, चलिए। जैसे सपोज करो कि हमें एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब इसका कैलकुलेट करने के लिए हमें बोला है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट। तो पहले इसको आप कंपेयर करोगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज comparing from ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, इधर कितना है 2, a की वैल्यू मिल गई आपको 2 और b की वैल्यू मिल गई कितना 5, x का कोएफिशिएंट भी यहाँ x कोएफिशिएंट और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म यहाँ पर मिल गया आपको 1। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, माइनस का b बाई ए, ये माइनस b बाई ए लिखा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 बाई ए, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ए की वैल्यू है 2, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई सॉरी, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए, तो सी की वैल्यू कितना है हमारे पास 1, ए की वैल्यू है 2, ये हो गई यार 1/2। ठीक है, अब इसी चीज को आप कोएफिशिएंट से देखते विदाउट सॉल्व किए तो इस फार्मूले से भी आप कर सकते थे, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 5 रख देते हैं यहाँ पर, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है अपन में, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 था, ये भी रख सकते थे, आगे माइनस लगा था माइनस लगा देते। वही चीज यहाँ पर है अल्फा इंटू बीटा है, ये क्या हो जाता है सी बाई ए, तो जब सी बाई ए होगा तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है 1 1 रखा, और अपान में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, तो ऐसे भी आ जाता है ऐसे। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं जिसमें मिडिल टर्म्स यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाला टर्म्स या कांस्टेंट टर्म्स रहेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कह लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री क्या है इसकी 2 है ही। जब डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक तो बन ही गया, जब ये क्वाड्रेटिक बन गया है तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस लगता ही लगता है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है कांस्टेंट टर्म है लेकिन एक्स नहीं है। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 हो जाएगा, बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिल गया 0 मिल गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 1 है, तो ये -1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा आपको मिल जाएगा क्या माइनस का 1, 1/1 डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, बाकी माइनस लग जाएगा। अब किसी किसी इक्वेशंस में आपको ये दिया जा सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, या यहाँ मान लो कि माइनस 5x इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या बनता है फार्मूला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -5, तो ऑलरेडी माइनस है -5 लिखा, बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 ही हो जाएगा यार, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बन गया माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक, तो सी यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट तो इसमें कोई है ही नहीं, इसमें भी एक्स है वेरिएबल्स के साथ, ये भी है ये भी वेरिएबल्स के साथ है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है यानी 0 अपॉन में कुछ भी हो फिर 0 ही हो गया, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं, काम खत्म। इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पर जो नेचर ऑफ रूट्स है ना, नेचर ऑफ रूट्स वो डिपेंड करता है किस पर, डिस्क्रिमिनेंट पर, किस पर डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है QE ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो इसका बनेगा वो बनता है b² माइनस 4ac। यार ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसी पे पूरा ये नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड होता है। ठीक है, किस पर, डिस्क्रिमिनेंट पर। तो डिस्क्रिमिनेंट आपने जान लिया है क्या है, तो b² माइनस 4ac, और ये a b a c जो है यहीं से लिए गए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है वो b होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a की वैल्यू हो जाती है, कांस्टेंट टर्म c हो जाता है। ठीक है, तो रूट्स की अगर बात करूं मैं, किसकी, रूट्स की, तो रूट्स की 3 केसेस बनेंगी। ठीक है, अब इन 3 केसेस में कैसे हम जानेंगे कि रूट्स का नेचर क्या है या फिर क्या है, चलिए रूट्स,
तो ये डिपेंड तो होगा डिस्क्रिमिनेंट पर। तो पहली केस जो इसकी बनकर आएगी वो बनेगी डी इज लेस देन जीरो। डी क्या है? लेस देन जीरो है। एक केस बनती है डी इक्वल टू जीरो, एक केस बनती है डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो। इन तीन केसेस में, अब इन तीनों केसेस में से तीनों के क्या क्या मतलब है भाई? अगर डी इज लेस देन जीरो है इसका मतलब क्या है? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। रूट्स क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। रूट्स क्या होगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर डी इक्वल टू जीरो है तब क्या हो जाएगा? रूट्स पढ़ा तो है कई बार, रेशनल एंड इक्वल हो जाएगा। रेशनल, रेशनल एंड इक्वल, रेशनल एंड इक्वल। अगर डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो आता है तो रूट्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? रेशनल एंड इक्वल हो जाएंगे। और डी लेस देन जीरो है तो रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो यहाँ पर फिर से दो केस बनेगी। एक केस तो ये बनेगी जो डी की वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन तो जीरो रहेगी ही रहेगी, लेकिन बात यहाँ पर ये बनेगी कि जो ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आई है डी की, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से, वो जो है एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहली केस बनेगी डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, डी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। और दूसरा है डी इज नॉट, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और डी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा? तो पहले आपको मैं बता दूं कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी। यानी आप कह सकते हैं x प्लस आई वाई। आई मीन्स आई की वैल्यू जो होती है, आई की वैल्यू क्या होती है? रूट में माइनस, ठीक है। तो आई जो है इमेजिनरी पार्ट हो जाता है और x जो है ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट हो जाता है, ये इमेजिनरी पार्ट। x जो है यहाँ पर क्या है? वो रियल पार्ट है और आई वाई क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो रूट्स क्या होंगे इसके? कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे जब लेस देन जीरो रहेगा तो, यानी रियल प्लस इमेजिनरी का रहेगा कुछ इस रूप में, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बता देते हैं, टू प्लस माइनस के साथ में प्लस, माइनस प्लस के साथ भी हो सकता है, माइनस के साथ भी माइनस फाइव हो सकता है, या फिर वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री हो सकता है। ऐसी कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। और ये इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होगा, ध्यान रहे। अब इसमें रेशनल रहेगा, ठीक है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे रियल एंड इक्वल। क्या कहेंगे? रियल एंड इक्वल। अगर एग्जैक्ट जीरो के बराबर आया है तो वो रियल एंड इक्वल हो जाएगा। और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पर जो केस बनेगी वो बन जाएगी रेशनल। क्या हो जाएगा? रेशनल एंड अनइक्वल, रेशनल एंड अनइक्वल। रेशनल रहेगा बट अनइक्वल रहेंगे, दोनों रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये बन जाएगा इरेशनल। क्या बन जाएगा? इरेशनल बन जाएगा। एंड कंजुगेट, कंजुगेट, कंजुगेट टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे? कंजुगेट बन जाएंगे। कंजुगेट तो पता है ना, जस्ट अपोजिट, ये हो जाएगी केसेस। तो ये होगा नेचर ऑफ रूट्स यार। अगर डी की वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन जीरो आता है तो कॉम्प्लेक्स बनेंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब मैं यहाँ बता चुका हूँ, रियल प्लस इमेजिनरी इक्वल टू जीरो आता है तो रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। और ग्रेटर देन जीरो आता है दो केस बनती है कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर था या डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। और अगर परफेक्ट स्क्वायर था तो रेशनल एंड इक्वल होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो इरेशनल और कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। जैसे इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है which have one root, which have one root, इसका एक रूट जो है मान लो p प्लस आई क्यू है। और यहाँ पर where q इज नॉट इक्वल टू जीरो है और q इक्वल जो है जीरो
q 0 के बराबर नहीं है, तब देन अदर रूट और p माइनस आई क्यू, 100% यही होगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर, और ये वाइवा में भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक रूट है p प्लस आई क्यू है, तो दूसरा रूट क्या होगा, तो सीधा आप समझ लीजिए कि वो p माइनस आई क्यू हो जाएगा, ठीक है। बट q जीरो इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दे दिया और वहां पे कह रहा है कि इसका जो जीरोज है वो है 2 प्लस 5i, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो आपका बोलिए 2 माइनस 5i हो जाएगा, बस उसी का उल्टा हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। दूसरी केस क्या बनती है, दूसरी केस ये बनेगी कि इफ ए बी सी बिलोंग्स क्यू p प्लस रूट क्यू इज वन रूट of the quadratic equation, then the other root must be the conjugate p minus root q, ठीक है। अगर कहा जा रहा है कि if a b c ये बिलोंग कर जाए कैपिटल क्यू में, ठीक है, तो एंड ये भी कहा जा रहा है कि एंड p प्लस रूट क्यू अगर अल्फा हो जाए, अल्फा का मतलब एक रूट जो है p प्लस रूट, तो देन दूसरा रूट हो जाएगा, यानी बीटा जो होगा वो हो जाएगा p प्लस रूट क्यू था, ये हो जाएगा p माइनस रूट क्यू, तो दूसरा रूट ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या केसेस बन सकती हैं, केसेस तो कई बनेंगी, ठीक है, इनको ध्यान दीजिएगा दोनों केसेस को। और अगला ये बन सकता है कि इफ a इक्वल टू 1 हो और बी सी जो बिलोंग हो रहा हो वो आई में बिलोंग कर रहा हो, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आर इरेशनल नंबर्स या रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, तो रेशनल ही होगा, ठीक है। आगे इसमें बात आएगी साइन ऑफ रूट्स की, किसकी, साइन ऑफ रूट्स की। तो साइन ऑफ रूट्स क्या होगा, इसमें मैं 3 कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। एक सम ऑफ रूट्स यानी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। एक बना लेते हैं साइन ऑफ अल्फा इंटू बीटा का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके लिए बना ली जाता है, देख लेते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा ही बेहतर हो जाएंगे। अल्फा बीटा के भी साइन पूछ सकता है ना, साइन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अगर आपको इन तीनों केसेस में से साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा या साइन ऑफ अल्फा इंटू बीटा या अलग अलग साइन अल्फा, साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा, इन तीनों केसेस में से कोई एक दो वैल्यूज दी हुई हो, दो सिग्नेचर दिया हो, तीसरा साइन आपसे पूछे कि दो पॉजिटिव हैं तो ये क्या होगा, या ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्या होगा, तो ऐसी केसेस में क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि यार क्वेश्चन है कैसा। जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, मान लो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, यहाँ पर जो केस बनेगी अल्फा प्लस बीटा वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिया ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा और अल्फा इंटू बीटा भी पॉजिटिव ही मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे, वो भी पॉजिटिव ही होंगे। साइन ऑफ ये भी क्या होगा, दोनों पॉजिटिव ही होंगे, तो अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव, ये भी दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलती है तो, बट यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी आपको अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिलेगी निगेटिव मिल जाएगी। सपोज ये क्वेश्चन होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये केस बन जाती है आपकी, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, माइनस करते तो ऑलरेडी प्लस हो जाता और ए ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव अल्फा इंटू बीटा 6y ये हो जाता है, ये भी पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अल्फा और बीटा दोनों ही क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे इस केस में, ठीक है। और दूसरी केस और क्या बन सकती है यार, मान लो कि ये क्वेश्चन इस टाइप का हो गया, अच्छा अगर सम जो है निगेटिव हो और ये जो है पॉजिटिव हो, तो भी अल्फा एंड बीटा इस केस में क्या होंगे, ऐसा क्वेश्चन का है, तो निगेटिव हो जाएंगे और निगेटिव, ऐसी केसेस में दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव। आइए बताते हैं किस तरीके से। यहाँ पर जैसे यही क्वेश्चन बना लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0,
अब आप अल्फा प्लस बीटा जब फाइंड करेंगे तो माइनस बी बाई ए होगा, और माइनस तो माइनस रहेगा, बी की जगह आप 5 हो जाएगा बाई ए, यानी ए की वैल्यू 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा तो निगेटिव आ गया, ये वेरीफाई कर रहा है। अल्फा इंटू बीटा आप करेंगे 6 बाई ए बनेगा, यानी 6 बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। बट जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे ना, इसके दोनों रूट निगेटिव बन जाएंगे, एक रूट आ जाएगा माइनस का 2, एक आ जाएगा माइनस का 3, तो दोनों निगेटिव हो गए, तो ये केस बनेगी। ठीक है, और क्या केसेस बन सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बना सकता है कि यार कि इफ अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव एंड अल्फा इनटू बीटा आल्सो पॉजिटिव, देन साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा। ऐसा क्वेश्चन केस असर्शन रीजन में भी बना सकता है, या केस स्टडी में नहीं, असर्शन रीजन बना सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। ये आपसे ये भी कह देगा कि अल्फा प्लस बीटा आर पॉजिटिव एंड अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा निगेटिव, बट अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव, देन साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा आर। तो मान लो कि ऑप्शन में दे दिया कि अल्फा आर पॉजिटिव बीटा निगेटिव, या बीटा पॉजिटिव अल्फा निगेटिव। ठीक है, या बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर निगेटिव, तो ऐसी केस बनेगी। तो आप याद रखिएगा अल्फा एंड बीटा बोथ आर निगेटिव, दोनों क्या होंगे? निगेटिव होंगे। और क्या केस बन सकती है? एक केस और बन रही है, अभी 2 केसेस और बन रही है। अगर अल्फा प्लस बीटा ये पॉजिटिव हो, ठीक है, अब यहाँ तो पॉजिटिव हो ही चुका है, तो ये निगेटिव कर लेते हैं। ठीक है, ये केस बन जाएगी। ठीक, और क्या केस बनेगी? निगेटिव के साथ पॉजिटिव हो चुका है, तो ये निगेटिव हो जाएगा फिर से, और ये जो पॉजिटिव हुआ था इसको अब निगेटिव कर लेते हैं। तो चलिए पहले तीसरी केस में देख लें कि अल्फा प्लस बीटा अगर पॉजिटिव हो और अल्फा इंटू बीटा निगेटिव हो। एग्जाम्पल के थ्रू ये देख लेते हैं भाई, अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, बीटा निगेटिव हो जाएगा। इस केस में अल्फा जो है क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, और बीटा क्या रहेगा? बीटा निगेटिव हो जाएगा। बट एक केस बनेगी, केस ये रहेगी इसी के लिए, नहीं दोनों के लिए, अल्फा जो है ग्रेटर देन बीटा रहेगा, तब ये केस हो पाएगी। ठीक है, अल्फा क्या होगा? ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए, और अल्फा अगर लेस देन बीटा है, अल्फा लेस देन बीटा है, अल्फा लेस देन बीटा, तो ये वाली केस बन जाएगी फिर। तो यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा जो है निगेटिव हो जाएगा, और बीटा जो है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, पहले ऐसे समझ लें, बोथ पॉजिटिव होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, और अगर दोनों निगेटिव होंगे तो केसेस अलग बनेगी। दोनों अगर निगेटिव होंगे तो केस बनेगी अल्फा निगेटिव होगा, बीटा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर सम पॉजिटिव प्रोडक्ट निगेटिव, तो दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे, और सम पॉजिटिव प्रोडक्ट निगेटिव, तो अल्फा पॉजिटिव बीटा निगेटिव। ये इस तरीके से साइन होगी। हालांकि ये बहुत आसान होता है, आप फैक्टराइजेशन से भी जान जाएंगे यार इस सारी चीज़ों को, लेकिन ये डायरेक्ट अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छा होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके टाइम बच जाएंगे, और बहुत आसानी से आप इन्हें टिक कर पाएंगे केस असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा दे देता है, ये भी तो आपको लग रहा है कि फैक्टर से इससे आसानी से हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिनका फैक्टर करना आसान नहीं होता है, बहुत क्रिटिकल चला जाता है, या श्रीधराचार्य में चला जाएगा, तो आप कैलकुलेशन में तब तक अटके रहेंगे। यहाँ से सीधा आप देख पाएंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसी है। ठीक है, वो तो सीधा आप कंपेयर करके बी बाई ए सी बाई ए से निकाल लेंगे प्रोडक्ट, फिर इनकी साइन इन दोनों के अकॉर्डिंग आप बता पाएंगे फटाफट। ठीक है, तो अभी कई बार ऐसा फैक्टर बड़ी वैल्यू दे देता है, केस स्टडी में अगर दे दिया बड़ी वैल्यू दे दिया तब तो फंस जाएंगे आप वहां पे। तो इन सारी चीजों को ध्यान दीजिए। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, कॉमन रूट्स की क्या क्या कंडीशंस होती हैं? कंसीडर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज ax square plus bx plus c equal to 0, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर एक चीज ध्यान रहे, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। एंड दूसरा इक्वेशन लिख कर लेते हैं, a डायक्स x स्क्वायर प्लस b डायक्स x प्लस c डायक्स इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर भी आपको लेट करना है भाई, a डायक्स नॉट इक्वल टू 0, ये a डायक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा फिर जो है ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। ये अगर आपको दो इक्वेशंस गिवन हो, इन दोनों इक्वेशंस में आप कैसे जानेंगे कि रूट्स की क्या कंडीशंस होगी? पहली केस तो यही आप याद रखिए, इफ वन रूट इज कॉमन, क्वेश्चन बनता है ना कि वन रूट कॉमन होगा या दोनों रूट कॉमन होगा, क्योंकि अगर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपल सी बात होती है यार, दो रूट्स होंगे ही होंगे।
तो आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक में दो होगा, इसमें भी दो ही रूट्स होगा, और इसके दो रूट्स होंगे और इसके दो रूट्स होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, या कोई एक सेम होगा या दोनों सेम होंगे, क्या कंडीशन है उनकी, ठीक है। तो आइए जानते हैं, इफ वन रूट इज कॉमन, वन रूट इज, अगर एक रूट कॉमन होगा देन तब केस बनती है ए बी डेक्स माइनस ए डेक्स बी इंटू बी सी डेक्स माइनस बी डेक्स सी इज इक्वल टू सी ए डेक्स माइनस सी डेक्स ए का होल स्क्वायर। अगर ये केस बनती है ए का बी डेक्स से, फिर माइनस ए डेक्स का बी से, इंटू बी का सी डेक्स से, फिर माइनस बी डेक्स का सी से, इक्वल टू सी ए डेक्स माइनस सी डेक्स ए का होल स्क्वायर। अगर ये केस इक्वल बन जाती है, बोथ साइड एलएचएस आरएचएस की इक्वल आ जाती है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि दोनों इक्वेशन में एक रूट अवश्य कॉमन होगा। सेकंड केस क्या बनती है, सेकंड केस ये है, इफ टू रूट्स आर कॉमन, अगर दोनों रूट कॉमन हो जाएं, इफ टू रूट्स आर कॉमन देन, तब क्या केस बनेगी, तब केस बन जाएगी a बाई ए डेक्स इक्वल टू b बाई बी डेक्स, a बाई ए डेक्स इक्वल टू b बाई बी डेक्स इक्वल टू c बाई सी डेक्स। तो देखो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खूब बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाते हैं यार यहाँ पर कि जैसे आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, पूछ लेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉमन रूट्स, कितने कॉमन रूट्स हैं, एक या दो, तो आप ये केस और ये केस तो नॉर्मली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर ये केस फॉलो हो गई, दोनों रूट्स क्या हो गए, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन हो गए। अगर ये फॉलो होती है तो एक रूट कॉमन होगा, और अगर दोनों नहीं होता है तो कोई कॉमन नहीं होगा, दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। आगे कुछ केसेस और हैं, ठीक है। कब आप जानेंगे क्या कंडीशंस होती है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फैक्टराइजेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए कंडीशन दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज फैक्टराइजेबल है या नहीं है, ठीक है, इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। तो पहली केस ये बनती है यार इसकी, व्हेन d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, d यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तब तो केस बनेगी, देन द इक्वेशन और फैक्टराइजेबल, तब ये फैक्टराइजेबल होगा इनटू टू लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन में ये फैक्टराइजेबल हो जाएगा। टू लीनियर इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हमारा, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर या 0 से बड़ा आता है तो हम ये कहेंगे कि भाई इक्वेशन जो है हमारा फैक्टराइज आसानी से हो जाएगा दो लीनियर इक्वेशंस में। और भी क्या केसेस बन सकती हैं, आगे हैं, ये तो फैक्टराइजेबल होगा। और जो फैक्टर निकल कर आएंगे, सपोज करिए कि कुछ इस तरीके से निकलेंगे, x माइनस अल्फा और दूसरा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, इस तरीके से लीनियर फैक्टर में आएगा तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे इफ x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू अल्फा बन जाएगा यार, जो कि एक रूट ये हो जाएगा, अल्फा ही एक रूट हो जाएगा। और अगर इफ x माइनस बीटा इक्वल टू 0 लेट करते हैं हम, x इक्वल टू बीटा मिल जाएगा, ये हमारा दूसरा रूट होगा, ठीक इस तरीके से, ठीक। जैसे एक एग्जांपल देखना चाहो तो देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइजेबल है कि नहीं, इसे चेक करना है, तो पहले आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर नॉर्मली हमने a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है, c की वैल्यू 6 हो गई। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, 25 माइनस 4 24, ये आ गया 1, d आ गया कितना 1। तो यानी d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी वैल्यू है, 1 आई है, इसका मतलब ये फैक्टराइजेबल है। और अगर यही वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो भी फैक्टराइजेबल होगा, बट अगर लेस देन 0 आ जाए तो समझिए कि ये फैक्टराइजेबल नहीं होगा, किसी भी कीमत पर फैक्टराइजेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यार आप इनको ये जान सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फैक्टराइजेबल है कि नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आपको दो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो ए बी, ठीक है, तो इस रूप में, और उसमें से उनके रूट की क्या कंडीशंस बन सकती है कि एक रूट कॉमन होंगे दोनों में या दोनों रूट्स कॉमन होंगे, तो दोनों रूट्स कॉमन होने के लिए ये केस फॉलो होनी चाहिए, और अगर एक रूट कॉमन है तो ये केस फॉलो होनी चाहिए, और अदरवाइज ये दोनों केसेस में से कोई भी केस फॉलो नहीं कर रही तो आप समझ लीजिए कि एक भी रूट कॉमन नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप लोग नॉर्मल चीजें पढ़े होंगे, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंपटीशन के लेवल की चीजों को मैं बताऊंगा। पहले एक तो छुटकी पड़ाका टाइप का है, जिसे आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अंडर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, वो भी जान लीजिए, ठीक है। फिर आगे आपको बम बताए जाएंगे। चलिए, तो पहली चीज ये कि इफ, एक केस बनती है, पहली केस, इफ टू रूट्स अल्फा एंड बीटा आर given of a quadratic equation, then the quadratic equation is, अगर दो रूट्स आपको दिए हुए हो, एक अल्फा और दूसरा बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फार्मूला तुरंत अप्लाई हो जाएगा, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। बाकी आगे कुछ केसेस बनती हैं, ठीक है, आइए देखते हैं उन्हें क्या केसेस बनेंगे। सपोज करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, ठीक है, उसके पास रूट्स जो है p मोर देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इतना इतना, ठीक है। देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन, फिर इक्वेशन क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है, तो पहले मैं राइट कर दे रहा हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स p मोर देन p मोर देन p मोर देन more than the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, then the required equation, देखो भाई, तो केस कुछ इस तरीके से बन जाएगी अगर p मोर देन बन रहा है, ठीक है, यानी हमारे पास जो पहले रूट था इस इक्वेशंस के लिए, जो रूट था वो तो अल्फा और बीटा था, तो अब इसके अकॉर्डिंग, इस केस के अकॉर्डिंग जो रूट्स बन रहा है हमारे पास, एक रूट्स पहले अल्फा था दूसरा बीटा था इस इक्वेशंस का, लेकिन जब बात आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के, तो ये अल्फा प्लस पी और बीटा प्लस पी हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है, रूट तो ये बन गए, ठीक। अब आपके लिए बेहतर ये है कि इन दोनों रूट से आप नया फॉर्मेशन बना लें, या तो फिर इसके रूट से कहा है कि भाई इसका रूट आपको निकालना होगा, उससे बेहतर यह है कि इसके रूट को आप रहने दीजिए फाइंड करने को, इसी में आप p को एडजस्ट करना सीखिए। तो मोर देन है तो सिंपल रिक्वायर्ड इक्वेशन जो बनकर आएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो आपका बन जाएगा a इंटू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस पी, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। जितना मोर देन है यार, p मोर देन कहा था, तो बस x की जगह पर मोर देन है तो लेस कर देना है, स्क्वायर लगा देना है, x माइनस पी प्लस सी इक्वल टू 0 कर देना है, ये बहुत आसानी से आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा। अब इसी की अपोजिट केस भी तो बनती है, केस ये बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स p लेस देन, बनेगा ना, p लेस देन the roots of the equation ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट से अगर हमारे पास दो रूट्स हो, उनके रूट्स इस इक्वेशन के रूट से p कम हो, तो यानी अभी जो इसका रूट है, इसका रूट्स तो अभी एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक, एक अल्फा है एक बीटा है, तो जब p लेस कह रहा है तो अल्फा माइनस पी बीटा माइनस पी हो जाएगी, ये जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ। तो लेस वाले में रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको बनेगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन, उसका फंडा सिंपल आपको मिल जाएगा, x जो भी है इक्वेशन, ये कांस्टेंट रहेगा, बस x माइनस x है, लेस रहेगा तो आपको प्लस करना रहेगा,
और मोर रहेगा तो माइनस करना है। एक्स प्लस पी का होल स्क्वायर प्लस बीटा यानी बी, यहाँ पे बी है तो बी राइट करेंगे, एक्स की जगह पर एक्स प्लस पी प्लस सी इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, और क्या केसेस बनते हैं यार? और केसेस, ये केस ये है, देखिए क्वेश्चन इस पे भी गिवन है, मैं आपको इस पे भी बता दे रहा हूँ। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान दीजिए, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are p times the roots of the roots of the roots of the equation ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। ठीक है, इसका p टाइम्स है। ठीक है, a quadratic equation whose roots are p times of the roots of the equation। इस इक्वेशन के रूट्स का जो है p टाइम्स है, तो नॉर्मली आपको बस यहाँ पर टाइम्स है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन डायरेक्ट बना लीजिए। रिक्वायर्ड इक्वेशन p टाइम्स है तो कुछ नहीं, बस a x की जगह पर px लिख लेना है, इसी के स्क्वायर कर लेना है, b की जगह केवल px इंटू में लेना, स्क्वायर नहीं है, प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, अब आगे भी देख लेते हैं, आगे कुछ इस टाइप्स का भी बनता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी केस बन सकती है, whose, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10th वालों के लिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are the reciprocal of the roots of the equation ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ है, इसके रूट्स कर रहे हैं कि रेसिप्रोकल है। पहले तो मान लेते हैं इसके रूट अल्फा बीटा है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसके रूट का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो उससे जो इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो सिंपल ये भी रेसिप्रोकलाइज ही हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी आप बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, इसको दिखा भी दिया जा रहा है आपको। तो देखिए, अगर इसके रूट जो है वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक, ध्यान देंगे, इसके रूट पहले अल्फा और बीटा थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट चेंज हो गए, रूट्स जो है रेसिप्रोकलाइज हो गए, एक हो जाएगा 1/अल्फा, दूसरा हो जाएगा 1/बीटा। फिर जो नया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा वही रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा। और रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा होता था, यहाँ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो जाएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता था, यहाँ 1/अल्फा इंटू 1/बीटा यानी 1/अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो केस बनी है वो बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अपर सेक्शन में बन जाएगा, अपान में अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से माइनस बी बाई ए मिलती है, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं माइनस बी बाई ए, तो ये हो गया प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए यहाँ से मिलता है, सी बाई ए रख देते हैं, ये हो गया इंटू एक्स 1/अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी ए गया ऊपर इक्वल टू 0, ए से कैंसिल आउट, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, ठीक है, बाई सी, ये हो गया प्लस ए बाई सी इक्वल टू 0। यार यहाँ पर सी है एलसीएम बना लो, यहाँ सी से गुणा सी से भाग हो गया, बन गया आपका सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस ए होल अपॉन सी इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये बन गया अभी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 इंटू सी, तो ये टोटल आपका बन गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। देखो बना ना, इस तरीके से भी आप सारा बना सकते हैं। बाकी अगर आपको रिजल्टेंट डायरेक्ट याद है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे आप टाइम बचा पाएंगे और ज़्यादा खास कुछ है नहीं यार, तो ये तो आप बेसिक फंडा है याद रखे होंगे। लेस देन वाले मोर देन वाले में आपको लेस करके ले लेना एक्स की जगह, एक्स माइनस जितना लेस का है उतना माइनस करके ले लेना एक्स की जगह,
मोर लेस वाले में आपको प्लस करके ले लेना होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन बस, और बाकी जितना टाइम्स वाले में कहा इनटू करके ले लेना है। बाकी रेसिप्रोकलाइज कर किया है तो बस फर्स्ट वाले कांस्टेंट को आगे बढ़ा दीजिए और आगे वाले को सॉरी लास्ट वाले को फर्स्ट पे कर दीजिए, फर्स्ट वाले को लास्ट पे, बीच वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे बीच वाले कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आज का टॉपिक है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किस चीज पर फाइंड की जा सकती है। बहुत मायने रखता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज आपको दे दिया है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, तो नॉर्मली आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। बेहद आसान चीज है यार कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया है तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती ही होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का सबसे जो बेस्ट मेथड है, x की वैल्यू आप पुट करिए बस। अब x की किस वैल्यू पर देगा, एट x इक्वल टू माइनस का b/2। x की वैल्यू अगर माइनस b/2 राइट करते हैं तो आप गेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। यहीं से आपको मैक्सिमम वैल्यू भी पता चल जाती है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी पता चल जाती है। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, जैसे पहला पॉइंट इसमें केसेस बनती है यार, व्हेन पहली केस है व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 और दूसरी केस बनती है व्हेन a इज लेस देन 0। दो केस तो बनेगी और 0 हो नहीं सकता क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो अगर a यहाँ पर दो ही केस बन सकती है, या तो a लेस देन 0 हो या a फिर ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हुआ, a के इक्वल टू 0 होने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो केस बनेंगी। अब इन दोनों केसेस के लिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, तो जो अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या देगा आपको, मिनिमम वैल्यू वो क्या निकल कर आएगी, जैसे 4ac माइनस b²/4a, ये डायरेक्ट में रिजल्टेंट लिख रहा हूँ, आप याद रखेंगे तो आसानी होगी। और अगर ये लेस देन 0 है तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी 4ac माइनस b² अपॉन में 4a। तो दोनों में मैक्सिमम और मिनिमम की केसेस लगभग सेम बनी हुई है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम 4ac ये भी है, माइनस b²/4 है, 4ac माइनस b²/4a ही है। ठीक है, मैक्सिमम भी मिल सकती है या मिनिमम भी मिल सकती है। इस कंडीशंस पर जैसे आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं। ठीक है, आइए जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन लिया एग्जांपल के रूप में। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं x, यहाँ मान लो कि -2x² हो गया प्लस का 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने क्वाड्रेटिक लिया है। एक में हमने ये केस दिखाई है a जो है ग्रेटर देन 0 है क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 1 जो है 0 से बड़ा होगा, और यहाँ पर हमने -2 लिया है तो इसमें आपको लेस देन 0 दिखाया है। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब होगी, तो यहाँ पर नॉर्मली x की जगह पर आपको पुट क्या करना है और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या मिलेगी। तो पहले हम बस 4ac अप्लाई करते हैं, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हो सकता है या मैक्सिमम वैल्यू। आइए देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू, सिंपल मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू में से क्या होगा, 4ac माइनस b²/4a, ये रहा फार्मूला। 4a की वैल्यू आपको क्या रखनी है यहाँ पर 1, c की वैल्यू आपको रखनी है 6 माइनस b², b की वैल्यू रखनी है 5 का स्क्वायर 25 होल अपॉन 4, a की वैल्यू है 1, 4 6 है 24 माइनस 25 होल अपॉन 4, ये हो जाएगा यार माइनस का 1/4। ये वैल्यू निगेटिव आ चुकी है। ठीक है, ये वैल्यू क्या आई है, निगेटिव आई है। अब अगर यहाँ पर अगर मैं 0 रखता, क्या रखता है 0, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आती, यानी ये मिनिमम वैल्यू है। ये क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होगी, माइनस का 1/4, इससे छोटी वैल्यू कोई आने वाली नहीं है। x की जगह आप चाहे कुछ भी रखें। ठीक है, और x की जगह पर ये मिनिमम वैल्यू दिया किस पर है, तो यहाँ पर कहा गया था माइनस का b/2a। आइए चेक कर लेते हैं क्या माइनस का b/2a पर देता है। माइनस b/2a का मतलब क्या है, x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी माइनस b/2a, तो ये माइनस b की वैल्यू है 5 to a,
टू हो गया, यानी -5/2। तो चलिए x की जगह -5/2 रखते हैं। -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5/2 प्लस 6। चेक करते हैं, 25/4 ये बना, प्लस माइनस माइनस 25/2 बना, प्लस 6 एलसीएम 4 बनाएंगे। यहाँ पर 4 से गुणा किए, 4 से भाग भी, यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग। आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको। एलसीएम हो गया सबका 4 और ये हो गया 25, ये हो गया 25 गुना -50, 6 चौका ये हो गया 24, 25 4 हो जाएगा 29 और 29 ये हो गया 49 और ये -50/4, ये आपको मिल गया -1/4। यानी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो आपको मिलेगी वो -b/2a पर ही मिलेगी। ठीक है, तो बेहद आसान है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई क्या लगभग बन जाता है, लाइक आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी। तो बच्चे घबरा जाते हैं इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो उस कंडीशन में आप x की जगह पर -b/2a जरूर रखें, और जैसे ही -b/2a रखेंगे x की वैल्यू जो भी निकल कर आएगी वही उसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है, आप डिफाइन कर लेंगे, नेगेटिव वैल्यू है तो मिनिमम है, पॉजिटिव है तो मैक्सिमम है। बाकी जीरो से भी वेरीफाई करा सकते हैं, अगर जीरो से लाइज करा, जीरो के इस साइड है तो निगेटिव में है, मिनिमम है, मैक्सिमम है। अब किसी किसी में हाँ, जैसे यहाँ पर ये निगेटिव लेस देन जीरो बना है, इसमें भी आप देखेंगे -b/2a। तो पहले आपको बता देता हूँ -b/2a, -b यही है और /2a करेंगे तो 2a है -2, तो ये -4 दे देगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये x की वैल्यू 5/4 बन गया। जैसे ही x की वैल्यू 5/4 बना, यहाँ पे हम रखते हैं 5/4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5/4 बन जाएगा प्लस 7। ठीक है, अब इसी चीज को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे ये हो जाएगा -2 और 5 5 या 25, 4 4 या 16, 25 4 7, एलसीएम लेते हैं 16, 16 से गुणा, 4 से गुणा और यहाँ भी 4 से, सबका एलसीएम हो गया है 16, 25 गुना माइनस का 50, ये 100 और ये 112, तो पुलिस आ गई 112, 100 से चेंज हो गया 112। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 50 बचेगा, 50 को ऐड करते हैं 112 में, 110 50 160, ठीक है 160 और 2 162 बाई 16, ये 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81/8 बना है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या वाकई में y जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, या फिर मिनिमम वैल्यू, ये फार्मूला क्या सेटिस्फाई करेगा, 4ac माइनस b²/4। चेक कर लेते हैं, 4a की वैल्यू है कितना, माइनस का 2, c की वैल्यू है 7 माइनस b² यानी 25 अपॉन में 4a, तो ये हो जाएगा -8, ये हो गया 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, माइनस का 56 माइनस का 25 बाई माइनस का 8, ऐड करेंगे 6 5 11 कैरी 1, 5 2 7 प्लस 1 8, नेगेटिव साइन -8 कैंसिल, ये हो गया यार 81/8। तो आप देख सकते हैं वेरीफाई भी हो गया और आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे तो आप बहुत ही आसानी से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। एक तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग x की जगह पर -b/2a पुट करके, ठीक है, और दूसरी चीज आप इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे a लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए चलिए आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को पहले राइट कर लेते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इसके पास ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है। ठीक है, और जो रूट्स होते हैं इसके पास दो रूट्स होंगे, एक का नाम हमने अल्फा दे रखा है, दूसरे का नाम हम लोगों ने बीटा दे रखा है। तो रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन बनता है, आइए देखते हैं। पहला रिलेशन क्वाड्रेटिक के लिए जो बनता है वो बनता है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स इसे भी बोलते हैं, माइनस का b/a, -b/a। ठीक है, b क्या है, x का कोफिशिएंट, a क्या है x² का कोफिशिएंट, और इस केस में
ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, ध्यान दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और दूसरा जो रिलेशन बनता है वो बनता है अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का, वो होता है सी बाई ए। इसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कहते हैं। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में जो रिलेशन बनता है वो ये रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। और दूसरा जो बनेगा वो है क्यूबिक के लिए यार। तो क्यूबिक के लिए भी देख लेते हैं। फॉर क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन। और यहाँ पर भी कंडीशन होती है a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तीन रिलेशन बनते हैं, जिसमें से पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। दूसरा बनता है यार अल्फा इंटू बीटा, दो का प्रोडक्ट का सम, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का, ये दो रिलेशन हुआ। तीसरा रिलेशन यहाँ बनता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, ठीक। ये तीन रिलेशन बनते हैं। इन तीनों की वैल्यू क्या होती है, ध्यान देंगे बी से शुरू होता है, सी डी तक जाता है, अपान में सबका ए ही रहता है, चाहे वो क्वाड्रेटिक का हो चाहे वो क्यूबिक का। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं अपान में ए ही है, बी से शुरू हुआ, बी के बाद सी आया है, और ये अल्टरनेट चलता है, पहला माइनस दूसरा प्लस, फिर तीसरा माइनस चौथा प्लस ऐसा, चाहे बाई क्वाड्रेटिक क्यों न जाए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए, ठीक। ये पहला रिलेशन बना। दूसरा बन जाएगा प्लस का सी बाई ए, फिर तीसरा बन जाएगा यहाँ पर माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, सी के बाद क्या आएगा डी बाई ए। तो ये रिलेशन, तीन रिलेशन बनते हैं। इनके बेसिस पर यार कुछ क्वेश्चंस बनते हैं किस तरीके से, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिखा देते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्यूबिक है। सपोज करो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 या माइनस 2 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है। इसमें आपसे पूछ लेगा कि इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। तो सम ऑफ रूट्स बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस तो लगेगा, बी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट तो 1 कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस का 3। यहाँ पर आपको बिना रूट्स को फाइंड किए आप डायरेक्ट रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं। दूसरा आपसे पूछ सकता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो सी की वैल्यू है माइनस का 2, ए की वैल्यू है 1, यानी अल्फा इंटू बीटा हो गया माइनस का 2, ये बन गया अल्फा इंटू बीटा। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा भाई, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7 इक्वल टू 0, ये एक क्यूबिक इक्वेशन बना लिया है। इसमें आपसे पूछ सकता है सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बार बार इंटू निकल रहा है। ये होता है माइनस का बी बाई ए, यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस, ये 2 है और ए की वैल्यू 1 है। तो यार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको मिल जाएगा कितना, माइनस का 2। और दूसरी चीज ये बन जाएगी, दो का प्रोडक्ट का सम ऐसा चलेगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसकी फार्मूला जो बनती है वो सी बाई ए बनता है। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू है माइनस का 3 बाई ए की वैल्यू है 1, तो 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यही रह जाएगा। और नेक्स्ट पूछ लेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस का डी बाई ए। इधर हो जाएगा यार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये जो माइनस डी है, डी की वैल्यू है माइनस 7, ए की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 7। ये बन गया अल्फा इंटू बीटा। तो ये इनके रूट्स का इस तरीके से इनके क्वेश्चन बन सकते हैं नॉर्मली। बाकी इनसे रिलेशनशिप से फॉर्मेशंस का भी क्वेश्चन बनता है इन पर। जैसे आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया है। अब इसमें क्या देगा कि सपोज, चलिए इस टाइप्स का भी क्वेश्चन देख लीजिए। पहला जैसे ये कह दिया कि भाई अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स आपको दिया है 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, तो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेशन का फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये होता है फार्मूला। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ रख देना माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उठा के पटक दो, 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा पटक दो 1 इक्वल टू 0, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही आपको क्यूबिक में पूछ लेगा, भाई आपको सम ऑफ रूट्स दे देगा, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको दे दिया है कितना, सपोज करो 1 दे दिया है, और दो के प्रोडक्ट का सम जो दिया है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये जो है मान लो माइनस का 3 दे दिया, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये जो है आपको 7 दे दिया। आपसे पूछ ले रहा है क्यूबिक इक्वेशन क्या बनेगा।
तो क्यूबिक इक्वेशन का जो फॉर्मेशन का फार्मूला होता है वो होता है यार एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ एक्स स्क्वायर होता है इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को उठा के पटकना है। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 1 है तो 1 एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू है -3, ये माइनस प्लस माइनस कर देगा 3x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक खास बात और है इसमें, सपोज करो कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, ठीक है, उसका एक रूट्स आपको दे देगा, दूसरा रूट आपको फाइंड करने के लिए कह सकता है, उसको वेरीफाई करने के लिए पूछ सकता है। जैसे कुछ इस तरीके से मान लो कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 दे दिया है, ठीक है। अब इसका एक रूट अल्फा आपको दे दिया है कितना 2, आपसे बीटा पूछ रहा है, अल्फा -2 दे दिया है, बीटा पूछ लेगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बाई ए -4 बाई ए है 1, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए -2 प्लस बीटा, ये हो गया -4, बीटा इक्वल टू हो जाएगा -4, ये इधर जाएगा +2, बीटा इक्वल टू ये जो -4 बन रहा है -4 + 2 -2 ही देगा। तो यहाँ पर दूसरा जीरो भी इसका क्या होगा -2 ही होगा। तो इससे हमें पता चलता है इक्वल रूट्स है, ठीक है, सेम रूट्स है, और एक रूट दिया है तो दूसरा रूट हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही क्यूबिक में यार 2 रूट्स दे देगा, एक पूछ लेगा, एक रूट दिया रहेगा, या आपको कुछ ऐसी केसेस बना देगा कि तीनों रूट्स गिवन होंगे, वेरीफाई करने के लिए बोल देगा, या तीनों फाइंड करने के लिए बोल देगा, एपी भी बना सकता है, जीपी में भी जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, ध्यान देंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यार देखो कुछ क्वेश्चंस एज रिलेटेड बनते हैं, एज रिलेटेड, तो एज रिलेटेड में एक चीज आपको ध्यान देनी है, अगर कंपैरिजन की जा रही है दो पर्सन्स की, सपोज कर लो जैसे कहा एक पर्सन की एज को कहा है कि दूसरे पर्सन की एज का जो है 5 टाइम्स है या 6 टाइम्स है, जो भी है, उसमें एक पर्सन की एज को लेट कर लेना है, लेट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन, एज ऑफ फर्स्ट पर्सन आपको x लेट कर लेना है, क्या x ईयर्स। अब जैसे सेकंड पर्सन के लिए एज की जो कहा जा रहा है इसमें कि सेकंड पर्सन की एज जो है पहले वाले का जो है 2 गुना है, 3 गुना है, तो उसी के अकॉर्डिंग या 3 ज्यादा है या जो भी कम है, मान लो सपोज करो ट्वाइस कह दिया है तो ये हो जाएगा 2x ईयर्स, ठीक है। अब अगर केस इसमें ये बन जाती है बिफोर 2 ईयर्स, तो जब बात आएगी बिफोर की, किसकी, बिफोर की, तो एज जितने ईयर्स की चर्चा करेगा वो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। सपोज बिफोर n ईयर्स की बात करता है, कितने ईयर्स की, n ईयर्स, तो बिफोर की जब बात होगी तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन। और दूसरी चीज यानी ये -n कर देंगे। आफ्टर की जब भी बात आएगी तो आफ्टर में क्या करना है आपको, +n ईयर्स, जितने भी ईयर्स कहेगा उसको प्लस कर देना है, यानी एडिशन करना है, ठीक है। तो ये एज रिलेटेड हो गया। बाकी आगे जो क्वेश्चंस बनता है इसमें, ठीक है, एरिया रिलेटेड बनता है, तो एरिया रिलेटेड क्या क्या चीजें ली जा सकती हैं उनको बता दूं। देखिए एक तो स्क्वायर लिया जा सकता है, क्या, स्क्वायर। स्क्वायर की दो चीजें जनरली यूज होती हैं, एक तो एरिया बेसिस, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, वो आप जानते हैं, साइड स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको साइड लेट करना होगा x, तो ये बन जाया करेगा x स्क्वायर। दूसरी चीज बन जाएगी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो बना करेगा वो 4 इंटू साइड होता है, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 इंटू x हो जाया करेगा। दूसरी चीज एरिया रिलेटेड जो बनेगी वो ये बन जाएगी रेक्टेंगल से रिलेटेड, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब बनेगा होता तो L इंटू बी, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर गिवन होगा तो इतना मान के चलिए कि आपको x लेट करना होगा लेंथ को, लेट L इक्वल टू x मीटर। अब बात आएगी ब्रेथ की, तो ब्रेथ की कुछ ना कुछ केस दी हुई
होगी कि लेंथ का हाफ है या 1/3 है या इतना ज्यादा है इतना कम, सपोज करो 1/3 का दिया, x/3 मीटर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको लेंथ ब्रेथ लेकर के यहाँ पे पुट करना होगा। जब आप एरिया इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी तो पेरीमीटर भी इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर जो भी केस कहेगी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट l प्लस b होता है। तो 2 ब्रैकेट लेंथ आप x रखोगे, ब्रेथ की जगह x/3 रखोगे इस केस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया। तीसरी चीज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक। बात यह है कि इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सॉरी इक्वल होने के चांस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, केस के ऊपर डिपेंड करता है क्वाड्रिलेटरल है कैसा। बट ये जरूर होगा कि इन दोनों का सम जो है 180 होगा। यानी ABCD अगर है तो एंगल A प्लस एंगल B जो है, सॉरी एंगल A प्लस एंगल C ये होगा 180। तो इस केस में आप लेट कर लोगे, लेट एंगल A इक्वल टू x एंड एंगल C को क्या लेट करोगे 180 माइनस x, क्योंकि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे x से x कैंसिल आउट, आपको 180 मिल जाएगा। तीसरी चीज स्पीड पर क्वेश्चंस बन जाएंगे। स्पीड पर, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर आपको स्पीड जब भी लेट करना होगा, लेट स्पीड, अब वो कार की भी स्पीड हो सकती है, स्टीम की भी हो सकती है, बोट की भी हो सकती है, एरोप्लेन की भी हो सकती है। तो स्पीड को आप x किलोमीटर पर हावर ही लेट करेंगे। डिस्टेंस आपको गिवन होगा या फिर टाइम, दोनों में से कोई एक गिवन होगा, एक अननोन होगा, तो उसको x के फॉर्म में ही फाइंड करेंगे, जो वैल्यू दिया होगा उसको पुट करेंगे। बाकी टाइम, सपोज करो कि डिस्टेंस अगर आपको 10 किलोमीटर दिया है तो टाइम क्या होगा, है ना, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, यानी 10/x, ये बन जाएगा x के फॉर्म में टाइम भी। इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना होगा टाइम को भी, ठीक है। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है इंटीजर्स के, कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स के फॉर्म में चलेंगे। कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स, तो कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स को आपको कुछ इस तरीके से लेट करना है, x+1, x+2, x+3 ऐसा, ठीक है। ये कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स चल रहे हैं। दूसरी चीज कॉन्सेक्टिव इवन, कॉन्सेक्टिव इवन इंटीजर्स। तो कॉन्सेक्टिव इवन इंटीजर्स को 2x से लेट करना है, 2x फिर 2x+2 इवन में चल रहे हैं, फिर 2x+4 S1 कॉन्सेक्टिव ऑड इंटीजर्स, कॉन्सेक्टिव ऑड इंटीजर्स। तो यहाँ पे जो ऑड इंटीजर्स चलेगा वो 2x+1, ठीक है, फिर 2x+3 फिर 2x+5 S1, इस तरीके से लेट करना है इंटीजर बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को ही कवर करते हैं, ठीक है। और जैसा कि ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। मैं क्वेश्चंस को पढ़ तो दे रहा हूँ बट आप समझते चलिएगा। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो एरिया ऑफ हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट राइट कर लिया, ये गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे कर रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। तो पहले ब्रेथ को लेट कर लेते हैं x मीटर। अब लेंथ जो कहा है कि ब्रेथ के दोगुने से भी एक ज्यादा है, 1 more than twice its breadth, ब्रेथ का ट्वाइस किया और एक ज्यादा भी कर दिया। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। देन L and B is equal to what in numerical value। तो देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि एरिया ऑफ, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये होता है L into B, और एरिया ऑफ प्लॉट आपको गिवन है
एरिया ऑफ प्लॉट गिवन है 528 और लेंथ है 2x+1, ब्रेथ है x। तो ये हो गया 528, इधर 2x² प्लस x, ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू इस साइड 0, यानी 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। 528 टू जा ये हो जाएगा 1056। यार 1056 का करना क्या है, फैक्टर, और ऐसा फैक्टर करें ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल वैल्यू यानी 1 मिल जाए, बट मल्टीप्लाई करने पर यही मिलना चाहिए, वो भी माइनस में। ठीक है, तो 2 5 जा 10, 2 जा 4, 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 जा सॉरी 6 जा, और 2 4 जा 8, 1 जा 3 जा 2 जा, फिर 6 जा 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 2 3 जा, 3 11 जा, और ये 11 1 जा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये 32, 11 3 जा 33, 33 और 32 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1, और 33 इंटू 32 हो जाएगा 1056। तो ये हो जाएगा, इसका फैक्टर बन गया 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर बन गया है। अब आगे इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन, तो यहाँ पर x आप कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ आपको गेट होगा 2x प्लस 33 माइनस इधर 16 कॉमन कर लीजिए, तो 16 2 जा 32, और ये माइनस प्लस माइनस 33 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 दोनों में कॉमन हो गया, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब बस यहाँ पे आपको लेट कर लेना है, इफ x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक तो 16 मिली, तो दूसरा आप x लेट करेंगे इधर 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी माइनस का 33/2, ये उस साइड गया माइनस 2 मल्टीप्लाई डी वाई। तो देखो x जो हमने लेट किया है वो ब्रेथ को लेट किया है, और ब्रेथ जो है एक तरीके की डिस्टेंस है, लेंथ है। लेंथ जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगी, ये पॉजिटिव ही पॉसिबल होगी, अर्थात x जो है 16 होगा। तो बस यहाँ पे आपको मिल चुका है, हेंस ब्रेथ इक्वल टू x मीटर लेट किए थे, x की वैल्यू यानी ब्रेथ जो है 16 मीटर है। ठीक, और लेंथ जो है 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू एक्स है 16 प्लस 1, 16 टू जा 32 प्लस 1 33 मीटर, ये हो गया। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्पीड पर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है एक डिस्टेंस को कवर करती है। तो क्वेश्चन सेकंड, पहले डिस्टेंस जो गिवन है उसको राइट कर लिया जाए, 480 किलोमीटर कवर्ड बाय ट्रेन। यूनिफॉर्म स्पीड यानी स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, एक समान चाल से ट्रेन चल रही है, ना तो उसकी स्पीड घटती है ना ही स्पीड बढ़ती है। तो ऐसी कंडीशंस में हम मान लेते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या लेट कर लिया जाए स्पीड को, अभी बताया था x किलोमीटर पर हावर, ये लेट कर लिया क्योंकि गिवन तो है नहीं। फिर आगे क्वेश्चंस में केस बना रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस। कहा जा रहा है कि अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर हावर लेस हो जाए, तो पहले यहाँ पे मैं टाइम फाइंड कर लेता हूँ। टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस है 480, स्पीड को हमने लेट किया है x, इतना हावर टाइम बन रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस जो अपनी केस रख रहा है। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, यदि स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर हावर कम हो जाती है, तो यहाँ पर ये एस एन मतलब न्यू स्पीड, एस एन न्यू स्पीड, नई स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर हावर रफ्तार जो है इसकी घट जाती है। चलिए, तो 8 को हमने माइनस किया। फिर आगे कहा जा रहा है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। जाहिर सी बात है, जब किसी भी चीज की स्पीड स्लो होगी तो जो कवरेज डिस्टेंस है उसको कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो टी एन नया टाइम जो लगा, पहले टाइम ये लग रहा था
480/x, अब जो टाइम लग रहा है 480/x प्लस 3 आवर्स ये लग रहा है टू कवर द सेम डिस्टेंस, और डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, डिस्टेंस 480 ही रहेगी। वैसे भी आपका घर अगर स्कूल से जो है 1 किलोमीटर पड़ता है, चाहे दौड़ के जाइए, चाहे साइकिल से जाइए, चाहे वैन से जाइए, और डिस्टेंस वही रहेगी। ठीक है, डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाली है, 480 किलोमीटर है। कह रहा है वी नीड फाइंड टू स्पीड ऑफ ट्रेन, अब हमें फाइंड करना है कि ट्रेन की स्पीड क्या थी, एक्स यानी। तो चलिए, अब यहाँ आपको जब मिल ही गया है एस एन, टी एन और डी एन, तो यहाँ पर डी एन जो है नई डिस्टेंस वही रह जाएगी, तो स्पीड एन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नया हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम जो सॉल्व करेंगे भाई वो हमारा बन जाएगा स्पीड इक्वल टू एस एन, नई स्पीड कितना है एक्स माइनस 8 इक्वल टू डिस्टेंस 480 ही है, और टाइम जो बन रहा है 480 बाई एक्स प्लस का 3, ठीक, एक्स माइनस 8, ठीक है, और ये 480 और अपान में 480 प्लस का 3x, होल अपान में जो x बनेगा ये इधर कर लिया हमने, ये टर्म इस साइड डिवाइड है, इस साइड लेते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 प्लस 3x ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 480x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 480x हो गया, और ये प्लस का 3x स्क्वायर, फिर माइनस 8 इंटू 480 कर देंगे तो माइनस 8 0 0, 8 8 जस्ट 64, कैरी 6, 8 चौका 32, 6 38, 3840 हो गया। आगे 8 3 जा 24x हो गया माइनस का, और ये इस साइड लेते हैं माइनस 480x इज इक्वल टू 0, माइनस 480x प्लस 480x कैंसिल आउट, ये 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये माइनस 3840 इज इक्वल टू 0, ये केस बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहें तो 3 को कॉमन भी कर सकते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा 0 इज इक्वल टू 0, 3 साइड मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में, तो 0 से डिवाइड, 0 में डिवाइड करेंगे टोटल 0 बन जाएगा 12c इक्वल टू 0। अब इसका आपको करना है फैक्टर 1280 का, ऐसा कि आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पर बन जाए कितना, माइनस का 8, चलिए 1280 का कर लेते हैं, 2 6 जा 2 4 जा 0, 2 3 जा 6 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 6 जा 0, 2 8 जा, और ये भी 0, 240 हो गया, इधर 220, इधर 2 10 जा, फिर 2 5 जा, फिर 5, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इधर बना, 16 2 जा 32, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 इधर बन रहा है और 32 इधर, 40 और 32 बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x, 40x माइनस 32x माइनस 8x होगा, और 40 इंटू 32 करेंगे ये आपको 1280 मिल जाएगा। तो फैक्टर बन चुका है, अब बस इन दोनों में x कॉमन करिए, x माइनस 40 मिला, इधर प्लस 32 कॉमन करिए, x 32 से डिवाइड करेंगे माइनस 40 टाइम्स हो गया इज इक्वल 0, x माइनस 40 फिर से कॉमन, अब आपके पास बच रहा है x प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ लेट करते हैं इफ x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू प्लस 40 आती है, और इफ x प्लस 32 इक्वल 0 लेट करते हैं तो x की वैल्यू माइनस 32 आएगी। x जो है क्या था हमारे लिए, x जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्पीड था, स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी जो कि निगेटिव पॉसिबल नहीं है, ये पॉजिटिव ही होगा। बस आपका आंसर हो चुका है, हेंस स्पीड की नीड थी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन भी एक एरिया पर ही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। चलिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन
इसमें कहा जा रहा है रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड होल ब्रेथ हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। यानी एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी डिजाइन की गई है, ठीक है, हुज ब्रेथ जिसकी ब्रेथ 3 मीटर लेस है, किससे, लेंथ से। तो पहले लेंथ को लेट करना होगा, लेट लेंथ इक्वल टू x मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रेथ हो जाएगा कितना, 3 मीटर लेस है तो x माइनस 3 मीटर, ये हो गया ब्रेथ। अब आगे क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन, इसकी एरिया जो है 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। द एरिया ऑफ द पार्क हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। कहने का मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, ये हमने रेक्टेंगल फॉर्म बना लिए, एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल भी जोड़ लिया जाए, ठीक है, ये पहले से हमारे पास था, ठीक है, जिसमें लेंथ इसकी हमें थी x मीटर और ब्रेथ बन गई है x माइनस 3 मीटर, ठीक है, तो ये भी होगा x माइनस x मीटर ही होगा, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है इसकी जो एरिया है वो 4 स्क्वायर मीटर बढ़ जाती है, कब, जब एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, एक आइसोस्केल ट्रायंगल जोड़ दिया जाता है इसकी एरिया 4 बढ़ जाती है। विद द बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, बेस जो है रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ ही है, और अल्टीट्यूड गिवन है, कह रहा है एंड ऑफ अल्टीट्यूड 12 मीटर, अल्टीट्यूड जो गिवन है वो 12 मीटर दे दिया है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, बस अब आपको फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। तो बहुत आसानी से यहाँ पर इसकी जो एरिया होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क की जो एरिया होगी वो तो L इंटू बी होगी, L जो है x है, ब्रेथ जो है x माइनस 3 है, यानी ओवरऑल x स्क्वायर माइनस 3x बन गया, ये बन गई है एरिया। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस तो यही है इसका जो ब्रेथ है, और हाइट जो है 12 है, 2 6 12, तो ये हो गया 6x, ये हो गया इसका ब्रेथ। अब क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो रेक्टेंगुलर पार्क की एरिया है, ठीक है, वो x स्क्वायर माइनस 3x है, x स्क्वायर माइनस 3x है, इसकी एरिया जो है आइसोस्केल्स ट्रायंगल से कहा जा रहा है कि 4 ज्यादा है, तो ये 4 बढ़ जाती है, तो चलिए यहाँ पे +4 ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x, इधर आया माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके पास जो इसके आइसोस्केल्स ट्रायंगल था, ठीक है, उसकी एरिया जो है, उसकी एरिया से रेक्टेंगुलर पार्ट की एरिया 4 ज्यादा थी, तो हमने 4 इधर ऐड कर दिया तो बराबर हो जाना चाहिए, तो इसलिए इक्वल लगा दिया, ठीक है। अन्य का मतलब क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी एरिया जो है 4 ज्यादा है, 4 यूनिट ज्यादा है, किससे, एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल से, इसकी एरिया ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 4 मीटर स्क्वायर, तो ये बराबर कब होगा, यानी ये 4 ज्यादा है, या तो इसमें 4 माइनस करें या फिर इसमें 4 ऐड करें, तो हम यहाँ पे 4 ऐड कर देते हैं, +4, रेक्टेंगुलर पार्क की एरिया बनी है x स्क्वायर माइनस 3x, और इसका बन जाएगा 6x + 4। अब बस इसी चीज को आपको कर लेना है सॉल्व, तो यहाँ पे बन गया है हम लोग का कितना, इधर बना है भाई x स्क्वायर माइनस का 3x, ये इस साइड आएगा माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 3x, माइनस का बन जाएगा 9x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे जो केसेस बन रही हैं,
इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, फैक्टर इसका बनेगा नहीं, ठीक है। हालांकि एक काम हम और कर सकते हैं इसमें, इसको सीधाचार में लेके जाना पड़ेगा। अगर हम लेंथ को जो है x+3 मान लें तो ब्रेथ जो है x हो जाएगा, फिर 3 कम हो गया, ठीक है, x मीटर। ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया लेंथ। तो यहाँ लेंथ अगर हम रखते हैं x+3, ठीक है, और ब्रेथ हो गया x, तो यहाँ पे जो बनेगी केस x² + 3x बन जाएगी। और आइसोस्केल ट्रायंगल में यहाँ पे लेंथ हो जाएगी x+3 और ब्रेथ हो जाएगा x+3, ब्रेथ हो जाएगा x। तो ब्रेथ पर ही जो है ट्रायंगल बना रहा है, कर रहा है। तो ब्रेथ इसकी है x, यानी ये जो ट्रायंगल है अब आ गया इधर ब्रेथ के साइड में। चलिए, तो x हो गया इसका, ठीक है, और हाइट कहा है 12, तो हाफ x इंटू 12, ये 6x ही रह जाएगा। ये बन गया x² + 3x और ये बन जाएगा 6x + 4, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर जो केस बन रही है ये +3x है, इधर -6x -4, तो ये हो जाएगा -3x। अब इसका फैक्टर हो जाएगा, दोनों केसेस बन सकती थी। तो यहाँ पर इसका फैक्टर बनेगा -4x + 1x, ठीक है, -4 = 0, x कॉमन x - 4 + 1 कॉमन x - 4 = 0, x - 4 x - 4, इधर x + 1 = 0। बस आगे लेट करना है। इफ x - 4 = 0, x = 4 बन गया। इफ x + 1 = 0, x की वैल्यू -1। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों ही एक तरीके की लेंथ है और डिस्टेंस कह सकते हैं, ये निगेटिव पॉसिबल नहीं होता है, यही होगा। बस नीड थी लेंथ और ब्रेथ की, हेंस लेंथ को हमने लेट किया है x+3, तो x की जगह 4 रखेंगे, यानी 4 + 3 कुल हो गया 7 मीटर। ब्रेथ को लेट किया है कितना x, तो x की जगह पर रखेंगे कितना 4 मीटर। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं मोटर बोट का। इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है, ध्यान देंगे। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर हावर है। तो इन स्टिल वाटर टेक्स 1 हावर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। पहले यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड को हमने लेट कर लिया x किलोमीटर पर हावर। बाकी क्वेश्चंस में कहा है कि 18 किलोमीटर पर हावर जो है मोटर बोट की स्पीड है, यानी स्पीड ऑफ मोटर बोट, इसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर हावर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात किया है, किसकी, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की। तो ध्यान देंगे, अप में माइनस के साथ लेते हैं और डाउन में प्लस के साथ। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम हो जाएगा 18 - x और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 18 + x। ये हो गई दोनों की स्पीड। आगे क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि 1 हावर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, ठीक है, 1 घंटे ज्यादा समय लेता है और अप स्ट्रीम। अब ये इसकी स्पीड कम है, 1 घंटे ज्यादा समय लेगा ही लेगा, और डिस्टेंस है दोनों की 24 किलोमीटर। डिस्टेंस दोनों ट्रेवल करते हैं कितना, 24 किलोमीटर। भाई अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में दो चीजें हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं TU, TU का मतलब टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस वही रहेगा अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है 18 - x,
एंड टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम यानी TD 24 डिस्टेंस रहेगा, स्पीड 18 प्लस x। तो टाइम दोनों का यहाँ पर मिल चुका है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चंस में अप स्ट्रीम वाला 1 घंटे समय ज्यादा लेता है, ये 1 घंटे समय ज्यादा ले रहे हैं, यानी TU जो है ग्रेटर है TD से। तो कितना ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है। इस दोनों को बीच में इक्वल साइन मारने के लिए, ये अगर एक बड़ा है या तो इधर एक माइनस कर दो या भाई इधर एक प्लस कर दो। तो चलिए हम इक्वल करके इधर एक प्लस करते हैं। TU की वैल्यू है कितना, 24/18 माइनस का x, और TD इस साइड आएगा, ये हो जाएगा 24/18 प्लस x इक्वल टू 1 बचा है। अब इसी चीज को कर लेना है कैलकुलेट सिंपली, 24 कॉमन कर लीजिए, इधर बचेगा 1/18 माइनस x, इधर माइनस 1/18 प्लस x इक्वल टू 1। ये हो गया 24, 18 प्लस एक्स 1 जो 18 प्लस एक्स, माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस 18 हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा, होल अपान ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर, 18 में 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया कैंसिल आउट। अब आगे हम लोग इस साइड कर लेते हैं, इसको हटा दिया जा रहा है। तो ये बन जाएगा टोटल यार हमारा 24 ब्रैकेट अंडर x प्लस एक्स 2x होल अपान, ये जो अपान में है इसको इनटू में कर देते हैं, अपान में ये है 324 माइनस एक्स स्क्वायर, उस साइड जाएगा 1 से गुणा होगा तो यही रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 24 2 जा 48 एक्स हो जाएगा, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस है इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, -324 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करते हैं 324 का, ऐसा फैक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर दो पेयर का जो है 48 आना चाहिए। तो 324, तो 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 जा 3, 27 जा 3, 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा 2, 2 जा 4, 3 जा 12 इधर हो गया, और 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 2 जा 54 हो जा रहा है, 3 3 जा 9 और 9, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 इधर बना। ठीक किया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, अभी ज्यादा बन रहा है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा 54, 27 दूना 54 इधर हो गया, और 3 2 जा 6, 14 में से गया 8, इधर बचा कितना 4। तो 54 और 6 बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं, इस तरीके से आप फैक्टर भी बना सकते हैं, हालांकि फैक्टर्स के भी जुगाड़ है लेकिन सीखिए। तो यहाँ पर x दोनों में कॉमन कर सकते हैं, x प्लस 54 गेट होगा, माइनस 6 कॉमन करिए, x 6 से डिवाइड करेंगे प्लस 54 टाइम्स इक्वल टू 0, माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस को प्लस हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 54, x प्लस 54 कॉमन, फिर से यहाँ बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू होगी, एक -54, एक प्लस का 6। इन दोनों वैल्यूज में से यहाँ पे x जो था वो हमारे लिए स्पीड था, स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल वैल्यू है। हमें रिक्वायरमेंट्स थी किसकी, स्पीड की, हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड हमने लेट किया था x यानी 6 किलोमीटर पर आवर बन चुकी स्पीड। ठीक है।